तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था नेचुरल मेथड के बारे में। आज मैंने 8 तरीके बताए थे। क्या उन 8 तरीकों में सभी नाम आपको पता है क्या? पहला था नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर, तीसरा आईयूडीएस, चौथा ओसीपी था, पांचवा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव था, छठा इंजेक्शन था, सातवां इम्प्लांट और आठवां क्या था? सर्जिकल मेथड था। तो आज हम दूसरे मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? बैरियर मेथड। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर ज़्यादातर उन्हीं को समझ में आएगा जो एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार पढ़ना चाहते हो तो आपको पहली बार पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना, तो उस चीज़ के लिए मुझे भी और थोड़ा सा लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन चूँकि नीट एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब है, 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि रिवीजन के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं होगा। मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत से भी लोग रिवीजन कराते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा कराते हैं। लेकिन मैंने भी अपने वे से रिवीजन करना स्टार्ट किया है और इसमें मैं नहीं चाहता कि आपकी एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड छूट जाए। इसके ऊपर भी मैं फोकस करूँगा और बिल्कुल फ्लो चार्ट में हर एक चीज़ आपको समझाऊँगा मैं। तो आज हम दूसरे मेथड के ऊपर आ गए हैं जिसका नाम क्या है? बैरियर मेथड्स। अब देखिए, बैरियर मेथड्स में क्या है? पहली चीज़, एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के लिए अवेलेबल है, फीमेल प्लस मेल के लिए, और एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ किसके लिए है? फीमेल के लिए अवेलेबल है। तो फीमेल के लिए फीमेल के लिए जो दोनों के लिए अवेलेबल है वो क्या है? वो कंडोम से है। और जो सिर्फ फीमेल के लिए आता है वो क्या है? डायफ्राम से है। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है एंड वाल्ट है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बैरियर मेथड्स में ये जो कंडोम्स है, इससे जुड़े कुछ बातें हम देखते हैं क्या क्या। पहली चीज़, ये किसका बना होता है? ये थिन रबर है ना, लैटेक्स शीट होती है। इसमें जो मेल होता है ये क्या करता है? पेनिस के ऊपर इसे कवर करता है। और फीमेल कहाँ पे इम्प्लांट करती हैं इसे? ये वेजाइना या सर्विक्स में। ध्यान देना, वेजाइना या सर्विक्स में। और फीमेल का जो कंडोम्स होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेम शील्ड के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बस याद रखिएगा। और जो पॉपुलर मेल कंडोम है उसका एक ब्रांड है, मेल कंडोम का एक ब्रांड है, ब्रांड उसका नाम क्या है? निरोध है ये। अच्छा, इसमें जानते हो 2 चीज़ें मिलने की वजह से इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। पहली चीज़ क्या है? ये इसका बेनिफिट ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती हैं जैसे एचआईवी। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये बीमारी नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है कि दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सेल्फ इंसर्टेड होता है, इसे आप स्वयं से यूज़ कर सकते हो। और इससे स्वयं से यूज़ करने की वजह से इसमें आपको अपनी खुद की प्राइवेसी मिलती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। पहला पॉइंट क्यों? क्योंकि ये रोकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को। दूसरा, ये सेल्फ इंसर्टेड है और इससे प्राइवेसी मिल जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट आप सीखिए, मैंने क्या लिखा? दोनों कंडोम्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये कैसे होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल का मतलब आपने एक बार यूज़ किया, आप उसे दोबारा फेंक दीजिए, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम फीमेल के बैरियर मेथड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि फीमेल का ऐसा कौन सा बैरियर मेथड है जो डिस्पोजेबल है, तब आप आंसर कंडोम्स करोगे। जबकि ये जो चीज़ें होती हैं, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वाल्ट हो गया, डिस्पोजेबल नहीं है। ये कैसी होती है? रीयूजेबल होती है, इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होते हैं? फीमेल के लिए ही। और ये किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे कि इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम स्पर्मिसाइडल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। अब वो स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या है? जैसे डेल्फिन के नाम से आती है। और जेलीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे परसेप्टिन के नाम से जानते हैं। स्पर्मिसाइडल फोम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 2 होती है, कॉन्टैप, दूसरा कौन सा? क्लोरामिन टी करके आती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्रीम क्या है, जेलीज क्या है और फोम क्या है। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाली जो जेली, उसका नाम परसेप्टिन है। क्रीम का नाम डेल्फिन है और स्पर्मिसाइडल फोम का नाम क्या है? कॉन्टैप या फिर क्लोरामिन टी करके आती है। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हमने क्या किया? बैरियर मेथड्स को समझ लिया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट और एक बेहतरीन फ्लो चार्ट है, तीसरी जो डिवाइस है उसके बारे में हम बात करेंगे, इंट्रा यूटेराइन। नाम से ही क्लियर है, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस के। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कह देते हैं। इसमें क्या है? डिवाइसेस जो होती हैं इंक्रीज कर देती हैं किस चीज़ को? फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब होता है खाना, साइटोसिस मतलब होता है सेल को, है ना।
तो इन्हें हमने क्या किया है, 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। किस तरीके से, कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें हम किसी मेडिसिन या किसी हार्मोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड कह देते हैं। क्या लिखा, नो मेटल, नो मेडिसिन, नो हार्मोन यूज इन डिवाइस, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, स्पर्म की एंट्री को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। कैसे, सिर्फ वो शेप को चेंज कर देते हैं उस डिवाइस के अंदर, जिसमें से एक क्या है, ये लिपेज लूप, दूसरी कौन सी आती है, कॉइल, और कौन सी आती है, रिंग्स आती है। जो लिपेज लूप है वो डबल एस शेप का, एक एस ये हो गया, एक एस ये, ठीक है ना। इस तरीके से होता है लिपेज लूप। इसमें हम किसी भी तरीके से कोई मेटल आयन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड समझ में आ गया। दूसरा कौन सा होता है, मेडिकेटेड। और इस मेडिकेटेड में 2 कैटेगरी है। कुछ ऐसी हैं जो मेटल आयन रिलीज करती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसे कॉपर रिलीजिंग कह देते हैं। और कुछ ऐसी हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन आप जानते हो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में बाधा पैदा होती है। तो वही हम हार्मोन रिलीजिंग कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। और कॉपर रिलीजिंग, जैसे कौन सी, कॉपर रिलीजिंग में आ जाती है कॉपर टी है, कॉपर 7, और कौन सी, मल्टीलोड 375, ठीक है ना, ये याद रह जाएगा आपको। कॉपर 7, कॉपर टी, और कौन सी, मल्टीलोड 375। अगर एक बार आपने कॉपर 7 यूज़ कर लिया तो 3 साल के लिए ये प्रेगनेंसी को रोकती हैं। मल्टीलोड जो 375 है ये 7 साल के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ें, क्या कहती है कि ये स्पर्म की ये जो होते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, जैसे कौन, प्रोजेस्टासर्ट हो गया, और कौन, LNG-20 हो गया, ये क्या करते हैं, यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। और जो सर्विक्स है इसे हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल मतलब होता है एक तरीके से खराब, स्पर्म के लिए वो खराब होता है, डेंजरस हो जाता है। ये 2 तरीके हैं, जिसमें से आपने पहले क्या डिस्कस किया, नॉन मेडिकेटेड IUDs के बारे में, और दूसरा कौन सा पड़ा, मेडिकेटेड। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए फ्लो चार्ट कैसे है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा तो आपको रिकॉल रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद नोट के कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। क्या है नोट पे हमने क्या लिखा है कि ये जो IUD है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द कंट्रासेप्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया गया कंट्रासेप्शन कौन सा है, IUD का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो IUDs हैं ये आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट स्पेस बिटवीन चिल्ड्रेन, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, ये IUDs का इस्तेमाल करें। क्लियर। नेक्स्ट हम अब OCP की बात करते हैं, ठीक है ना, जिनमें से OCP का पूरा आप जानते हो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। और इसको देखिए मैं लैंग्वेज में भी लिखा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कैसे है, ये भी देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। क्या होता है कि जो OCP है, इनकी खासियत ये होती है कि इसमें आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है ना, इसमें मेंस्ट्रुएशन होगा, लेकिन जो ओवुलेशन है वो नहीं होता है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो कि मेंसेस आए ओवुलेशन ना हो, तो समझिए, जैसे अगर फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ है ओवरी के अंदर, ये जो फॉलिकल्स हैं अगर ये डेवलप नहीं हुआ है तो इसको डेवलप कराने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उसका नाम क्या होता है, FSH, वो इन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, है ना। तो यानी कि अगर फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ है तो FSH आएगा पिक्चर में, ये बात क्लियर है ये। और फिर ये फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करता है तो फिर कहाँ पे बनता है, आपके पास टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल की जो थीका इंटरना होती है वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा आता है, वो एस्ट्रोजन। ये बात आप समझते हो। तो सोचिए कि अगर मैं शरीर में पहले से ही एस्ट्रोजन दे दूँ, पहले से ही एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज कर दूँ, तो हमारी बॉडी ये समझेगी कि यानी कि हमारी ओवरी में फॉलिकल डेवलप्ड है, जबकि रियल में है क्या, नहीं डेवलप है। लेकिन एस्ट्रोजन अगर हमने इंजेक्शन के थ्रू दे दिया तो लगा कि हाँ फॉलिकल डेवलप हो चुका है, तो बताइए इस केस में क्या FSH निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन होने से FSH नहीं आता है, इसलिए क्या बोल दिया हमने कि जो FSH है वो एस्ट्रोजन के कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली। अगर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा तो FSH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सोचिए जब एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो फॉलिकल निकलने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि एस्ट्रोजन हमने इंजेक्शन से बढ़ाया हुआ है, ना कि हमने जो नेचुरली फॉलिकल ग्रो कर रहा था टर्शरी फॉलिकल की थीका इंटरना से। तो फॉलिकल है नहीं फिर भी एस्ट्रोजन आ गया, फॉलिकल है नहीं तब भी एस्ट्रोजन आ गया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जब फॉलिकल है नहीं तो ओवुलेशन कैसे होगा। तो ये तरीका था। एक रिलेशन यहाँ पे क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कि अगर प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है तो इस बात का सबूत है ओवुलेशन हो चुका है, ये भी हम समझते हैं। अब सोचिए कि अगर हमने बॉडी में क्या किया, आर्टिफिशियली या किसी मेडिसिन के थ्रू हमने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, और प्रोजेस्टेरॉन आता कब है, ये भी हम जानते हैं कि जब उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा था कि जो LH सर्ज मारता है ना, उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, कार्पस लुटियम बनता है, और इस कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ चुका है। तो अब सोचिए कि अगर हमने मेडिसिन से आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन डाल दिया तो इस बात का सबूत है, आपकी बॉडी समझेगी कि ओवुलेशन हो चुका है और प्रोजेस्टेरॉन आ चुका है। जबकि रियलिटी क्या है, हमने जो प्रोजेस्टेरॉन दिया है वो किससे, मेडिसिन के थ्रू दिया हुआ है ना। तो अब सोचिए कि अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो इससे क्या समझ में आ रहा है बॉडी को कि ओवुलेशन हो चुका, और अगर ओवुलेशन हो चुका है तो LH बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH नहीं निकलेगा, है ना। जिसके लिए अब ये चीज़ ना निकले तो फीमेल को क्या होना पड़ेगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ड्रग को 21 दिन तक खाना होगा। ये कब से खाना चालू करेंगे, जैसे फीमेल में जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है वो पहला दिन होता है, तो ब्लीडिंग के विदिन 5 डेज में खानी होती है। और इस जो पूरा टैबलेट होता है ना, इसमें 28 गोलियां होती हैं, जिनमें से 21 गोली आपके लिए वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और जो 7 गोली होती है वो आयरन की होती है। क्योंकि 21 दिन के बाद क्या हो सकता है कि अगर ले रही हैं तो 7 गोली आयरन की होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अब इससे क्या होगा, या उससे ज़्यादा के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या हुआ, ब्लीडिंग के विदिन 5 डेज में खानी होती है। 28 गोली होती है जिनमें से 7 आयरन की होती है, क्योंकि 21 दिन या उससे ज़्यादा के दिन के बाद ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ये दवाइयाँ इनहिबिट करती हैं, किसको रोकती हैं, ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को, और ये अल्टर कर देती हैं किस इसको, द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा टू प्रिवेंट द स्पर्म एंट्री। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो सबसे फेमस CDRI ने बनाई थी, कौन सी थी वो, सहेली। इसका दूसरा नाम भी होता है वंस इन ए वीक। हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, इसके कुछ साइड इफेक्ट कुछ ही हैं, और ये नॉन स्टेरॉइड होती है। जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है ना, उससे वेट गेन होता है, इसलिए सहेली भी है। और आप जानते हो मालाडी भी आती है, और मालाडी जो होती है ना, इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जो सहेली होती है इसमें आपको एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, इसी सीरीज पे है तो पढ़ लेते हैं इसको भी। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या होती है, क्वाइटस के 20 आवर के अंदर जो प्रेगनेंसी को रोक दे उसे क्या बोलेंगे, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कह देते हैं। और इसका इस्तेमाल हम रेप केस हो गया, ये जो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसमें। एग्जाम्पल क्या क्या है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का, एक आती है अनवांटेड 72 हो गई, आई पिल्स हो गई, IUDs हो गई, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं। इंजेक्शन एक जिसका नाम क्या, डिम्पा है, पूरा नाम होता है डिपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है ना, इसको हम लोग डिम्पा। तो इंजेक्शन तक हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको इंजेक्शन के बाद यानी कि इम्प्लांट को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। चलिए इम्प्लांट भी देख ही लेते हैं। अब 7वीं चीज़ अपने पास इम्प्लांट है, और इसके बाद क्या, सर्जिकल मेथड रह जाता है। इम्प्लांट के बारे में क्या है NCERT में, देखिए सबसे पहले
ये इम्प्लांट क्या है, ये सिलिकॉन की, आप डायग्राम देखना बुक में बना हुआ है, सिलिकॉन की ये 6 तीलियाँ होती हैं जो स्किन के नीचे लगाई जाती हैं। ये अपने अंदर कंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन को, या फिर इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। इसका जो इफेक्टिव पीरियड होता है ये 3 ईयर्स तक होता है। और सबसे लास्ट हम पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड, जो कि इरिवर्सिबल है। और क्या लिखा, इट इज़ द टर्मिनल, ये सबसे लास्ट मेथड है। और कैसा होता है, इरिवर्सिबिलिटी इसकी ये पुअर होती है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप इतने इसके एक बार यूज़ कर लिया, करवा लिया, तो दोबारा चांस नहीं है कि आपको फिर से बच्चे पैदा हों। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इरिवर्सिबिलिटी लिखा है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर होती है। दोबारा इसे आप जैसे है ना कि अगर आपने ये सर्जिकल मेथड अप्लाई करवा लिया, अब अगर आप सोच रहे हो कि लो फिर से बच्चे को पाना चाहते हैं या बच्चा बर्थ करना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका रिवर्सिबिलिटी क्या है, ये पुअर है ये। तो सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कह देते हैं। इसमें 2 है, एक होता है वैसेक्टोमी यानी कि वास डिफरेंस को कट करना, मेल के लिए होगी। दूसरी होती है टिबेक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। ये किसके लिए होती है, पहले स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, कट करते हैं, टाई अप करते हैं, इस तरीके से। ये फीमेल के लिए होती है। तो ज़्यादा कॉमन कौन सी है पता है, क्योंकि जो वास फैलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, वो इंट्रा एब्डोमेन होता है, जबकि जो वैसेक्टोमी वास डिफरेंस होता है ना, ये एक्स्ट्रा एब्डोमेनल होता है। ये आसान होता है इसको करना, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसेक्टोमी ही प्रीफर करते हैं, ना कि ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे कोई जेंडर स्टीरियोटाइप का केस नहीं है कि मेल को ही पहले क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो ईजी है इसलिए। तो क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है और टाई अप कर देते हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं, स्क्रोटम में, और ये इजी है इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वहीं पे ट्यूबेक्टोमी क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इसमें रिमूव होगा और इसे भी टाई अप कर देंगे। स्मॉल इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं, इन द एब्डोमेन आर थ्रो द वेजाइना, वेजाइना के थ्रो या एब्डोमेन के थ्रो स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है फैलोपियन ट्यूब के उधर। ये जो प्रोसेस है हार्ड होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये पूरा तरीका था कि किस तरीके से हम ना पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के इतने तरीके बता दिए गए हैं, 8 मेथड दिया गया है। तो हर एक मेथड को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होगा, सॉरी चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसका नाम क्या है, ये MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है।